बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स, आज भी प्रैक्टिकल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर आप लोगों को मैं जो ऑपरेटर्स है उससे रिलेटेड इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर कौन कौन से वाला ऑपरेटर्स रखा जा सकता है और उसको फिर आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और उसके क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, +923466139239, और फेसबुक का भी आप लोग लिंक और मेरा जो है वो एड्रेस वो फॉलो कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आइडेंटिफिकेशन का आपको दिया जाएगा जी, उसमें स्लाइड्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पार्ट 1 पार्ट 2 वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। तो आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स टू आइडेंटिफाई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें ऑपरेटर्स के बारे में जरूर बता दें, क्योंकि ये ऑपरेटर्स मोस्टली लैब्स के अंदर या तो अवेलेबल नहीं होता या दिखाया नहीं जाता, और अगर आप देखते भी हैं तो उसका आप लोगों को यूज नहीं पता होता। तो इसी वजह से इसको आप लोग जरूर टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और जरूर सुनिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से वाला ऑपरेटर आपको आइडेंटिफिकेशन में दिया जा सकता है। उसमें एक लिस्ट आपको अब नजर आ रही है जी। माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स हैं, 2-3 टाइप की माइक्रोस्कोप आपकी लैब में पड़ी होती है। इसी तरह से इनोकुलेटिंग नीडल्स, पेट्री डिश प्लेट्स, ऑटोक्लेव, ये कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, उसमें ये यूज होते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स वाला प्रैक्टिकल है उसमें ये ऑपरेटर्स आप लोगों को दिखाया जाता है, तो ये भी आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है जी पोटोमीटर एंड हाइड्रोमीटर, हेलियोट्रॉपिक चैम्बर जिसको हम फोटोट्रॉपिक चैम्बर भी बोलते हैं, क्लाइनोस्टेट है, और इस तरह से काइमोग्राफ और क्वाड्रेट। तो ये सारे ऑपरेटर्स की एक एक करके मैं अब आपको दिखाता हूँ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो हमारी लैब के अंदर दो तरह की माइक्रोस्कोप होती है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये तो बड़ी सिंपल सी है, आप लोगों को फौरन से पता चल जाएगा। लेकिन सम टाइम देखें ऑपरेटर्स के तौर पर इसको आइडेंटिफिकेशन में रखा हो सकता है, लेकिन आप समझ रहे हो कि शायद कोई स्लाइड पड़ी हुई है और आप स्लाइड ढूंढ रहे हो, तो नहीं। स्लाइड्स अगर पड़ी होंगी तो बाकायदा तौर पर वो आपको खुद बता देगा एग्जामिनर कि आपने ये स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है। अदरवाइज ये एज सच माइक्रोस्कोप भी आइडेंटिफिकेशन में आपको लिख कर ये रख कर दी जा सकती है। तो इसके आप लोगों को कुछ बॉडी पार्ट्स पता होंगे, वो आप लोगों को लेबलिंग यहाँ पर नजर आ रही है। ये आपकी कॉपी के अंदर भी बकायदा ये डायग्राम मौजूद है और उसमें भी आप लोग इसकी लेबलिंग को याद कर सकते हैं। बट आप लोगों ने अगेन जब आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो लिखना कुछ नहीं है, ना किसी डायग्राम को बनाना है, सिर्फ आपने आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखने हैं। यानी कि आपने माइक्रोस्कोप का वर्ड लिखा जो कि स्पेसिमन A B C D किसी पे भी पड़ा हो सकता है, और उसके बाद फिर आपने उसके एक या दो करैक्टर्स बताए जिससे आपने उसको आइडेंटिफाई किया। तो इसी तरह से आप लोगों को दूसरी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ जो कि एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। मुख्तलिफ किस्म की डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स होती हैं, लेकिन जो अभी आपको व्यू नजर आ रहा है ये मोस्ट कॉमन व्यू है जो मोस्टली हमारी लैब्स के अंदर ये पड़ी होती है। फर्क क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको 2 टाइप्स के लेंस मिलेंगे। तो आप लोग इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स के अंदर आई पीस इसका नाम ले सकते हैं, जिसमें ऑकुलर लेंस पड़ा होता है, जिसको आप ऑक्यूलर लेंस भी कह सकते हैं। और इस तरह से नीचे आएंगे तो ये देखें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेंस मिलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्योंकि होते हैं इस वजह से उसको नाम हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस देते हैं। तो इस तरह से जब दो किस्म के लेंस होते हैं तो उसको फिर हम लोग इसी वजह से कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ लेंस। लेकिन जब आप डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जस्ट ओनली वन लेंस। तो इसी वजह से आप लोग फिर इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी। इस तरह से आपके जो है ना लैब के अंदर समटाइम वो हैंड मिरर पड़ा होता है, इन अदर वर्ड्स जो हैंड लेंस पड़ा होता है। हैंड लेंस जो है वो हैंड लेंस भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप की टाइप है, बट उसको भी रखा हो सकता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर, लेकिन ज्यादा कॉमनली ये दो में से कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन में रखी जा सकती है। तो बाकी के बॉडी पार्ट्स को भी देख लेंगे तो बॉडी ट्यूब है, इसी तरह से नीचे आएंगे तो मिरर है, फिर बेस है, फिर इस तरह से आर्म है, सो इसका कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है। ये सारे आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं, जो भी लेबलिंग्स हैं ये आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं। और इस तरह से इसके अंदर भी आप लोगों को देखें एक बड़ा सा स्टेज एरिया नजर आ रहा है जहां पर आप लोग कोई भी चीज रख के चेक कर सकते हैं। दूसरा फर्क मैं आपको सिंपल सा बता दूं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, तो इसमें हम लोग मोस्टली उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो कि सेलुलर हैं, इन अदर वर्ड्स जो एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, या जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा उनको देखा जाता है। जबकि डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में हम जो मैक्रोस्कोपिक हैं, जो हमें अपनी आंख से भी वैसे भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा क्लियर करके देखने के लिए, जैसे कि हम मैंने कहा हैंड लेंस इस्तेमाल होता है, तो उनको थोड़ा सा क्लियर करके देखने के लिए फिर हम लोग ये डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। बाकी मिरर इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, इसका मतलब इल्यूमिनेटिंग सोर्स लाइट इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप जस्ट लेबलिंग इसकी अच्छी तरह से देख लें और ये
आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के अंदर जस्ट फीचर्स के तौर पर ये आइडेंटिफिकेशन फीचर्स में इनकी लेबलिंग को ही मेंशन कर देना। डायग्राम बनाने की आपको आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग, जो अगली हमारे पास एक ऑपरेटर्स के हवाले से बात है, बल्कि ये कंपैरिजन ही अब आप लोगों को थोड़ा सा मैंने दोबारा से दिखा दिया है, अभी फिलहाल अगली आइडेंटिफिकेशन में नहीं हम जाएंगे। तो ये आप लोग जस्ट देख लें, यहाँ पर भी जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर लाइट इल्यूमिनेटेड, so then the image seen with this type of microscope is two dimensional। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 डायमेंशनल इमेज में नजर आएगा, जबकि डायसेक्टिंग में जैसे लिखा हुआ है बोल्ड करके 3 डायमेंशनल इमेज नजर आएगा। इस तरह से जो दूसरी बात है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिस माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सो यू कैन व्यू इंडिविजुअल सेल्स। आप एक एक सेल को अलग अलग देख सकते हैं। इवन लिविंग जो वंस हैं यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनको भी आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट हैज हाई मैग्निफिकेशन, ये आपको एक फर्क मिलेगा किससे जी, डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से। जबकि इसमें देखिए लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर द डायसेक्शन टू गेट द बेटर लुक at the larger specimens, so you cannot see individual cells because it has a low magnification। तो ये भी आप आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के अंदर बातें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं नहीं, हमारे पास अब पेट्री डिश प्लेट, इनोकुलेटिंग नीडल्स, ऑटोक्लेव, यानी कि जैसे मैंने कहा ये कल्चरिंग के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म का ऑपरेटर्स यूज होता है। मोस्ट कॉमनली ये 3 चीजें आप लोग याद रख लें, क्योंकि आपकी कॉपी के अंदर इन 3 चीजों का जिक्र मौजूद है। तो आप देखेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेट्री डिश प्लेट है ये आपने देखी भी होगी, ये पेयर होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है यानी कि इसका लिड कह सकते हैं आप उसको, और एक नीचे जो मेन इसका पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग कल्चर मीडियम को रखते हैं। तो ये आप एक पेट्री डिश प्लेट या पेट्री डिश इसको कह सकते हैं, और ये पेयर की फॉर्म में हमेशा आपको मिलेगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर भी यही होगा जी, देयर इज अ पेयर ऑफ 2 पार्ट्स। सो उसमें एक अपर और एक लोअर पार्ट होगा। सो ओवरलैपिंग इनकी आपको नजर आएगी एक दूसरे के साथ। सो इसी वजह से आप लोग इसको आइडेंटिफिकेशन फीचर्स में शामिल कर लेंगे। सेकंड नंबर पर है इनोकुलेटिंग नीडल्स। तो ये जस्ट क्या किया जाता है, इसको एक जगह से किसी और जगह पर ऑब्जेक्ट को या फिर मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए हम इनोकुलेटिंग नीडल्स का यूज करते हैं। तो इसको फिर स्टेरलाइज करना होता है, पहले इसको आप हीट करके रेड हॉट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसको जो है वो यूज करते हैं नहीं एक जगह से मटेरियल को इनोकुलेट करने के लिए दूसरी जगह पर। तो डेट इज इनोकुलेटिंग नीडल। तो ये मुख्तलिफ शेप्स की हो सकती हैं, लेकिन ये मोस्टली जैसे आपको ऊपर नजर आ रहा है ये मेटल होता है और ये सर्कुलर शेप का हो सकता है। और नंबर 3 पर बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है जो अक्सर आइडेंटिफिकेशन में रखा हो सकता है, ऑटोक्लेव। और ये आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है एक ड्रम की तरह का है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो सारा प्रेशर कुकर की तरह का होता है। तो इसमें हम लोग स्टीम अंडर प्रेशर देकर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। स्पेशली जो मटेरियल जो है वो आप लोगों को, जैसे कल्चर मीडियम आपने बनाया लेकिन बिफोर कल्चरिंग या बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो आप उस मीडियम की स्टेरिलाइजेशन इसमें ही करेंगे। तो इसमें हम स्टीम देते हैं और अंडर प्रेशर देते हैं, और इसमें फिर आप लोगों को वैल्यूज एक जो है वो याद रखनी होती है। ऊपर ये स्केल बना होता है, ऊपर ये मीटर लगा होता है जहां पर आपको टेम्परेचर की वैल्यू भी नजर आ रही होती है और प्रेशर की वैल्यू भी नजर आ रही होती है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 15 एलबीज यानी कि 15 पाउंड्स पर इंची स्क्वायर प्रेशर हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं, और वो टेम्परेचर तकरीबन हो जाता है 121 डिग्री सेल्सियस। और ये 15 मिनट्स के लिए अगर हम लोग इसमें वो चीज रख लें तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगी। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो कि हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, उनकी हम लोग जो है वो कंट्रोल के लिए या उनको उनकी रिमूवल के लिए, उनके खात्मे के लिए मोस्टली ऑटोक्लेव का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें हीट सेंसिटिव मीडिया को नहीं रखा जाएगा जो कि हीट करने से खराब हो जाए। तो ये जी आप लोगों ने याद रखना है, इसका आप लोग जो है वो व्यू देख लें। ये लैब्स में अक्सर नहीं पड़ा होता, और अगर मैंने कहा जी पड़ा होता है तो किसी को उसका यूज नहीं आता। तो एनीवेज, तो ये आप लोगों को ऑटोक्लेव भी पता होना चाहिए कि क्या होता है और किस तरह का होता है। नेक्स्ट वन चलते हैं नहीं, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स गेनोंग स्पोटोमीटर। ये साइंटिस्ट के नाम पर उसका नाम है जी गेनोंग स्पोटोमीटर। तो इसका व्यू अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसपायरेशन के जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपायरेशन के प्रैक्टिकल में यूज होता है टू यूज या टू आइडेंटिफाई या टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इसमें अब आप लोगों को आइडेंटिफाइंग फीचर्स मैंने साथ मेंशन कर दी हैं। सो सबसे पहली चीज, द गेनोंग स्पोटोमीटर कंप्राइजेज अ ग्लास ट्यूब, जैसे आपको नजर आ रही है, विच इज बेंट वाइज, यानी कि ऊपर की तरफ से भी ये बेंड है और नीचे की तरफ से भी ये बेंड है। सो उसके बाद फिर आप लोग इसमें याद रखेंगे इस जो है जी बेंट वाइज एंड अ ग्लास सिलेंडर हैविंग अ वाइड माउथ। जो सबसे ऊपर वाले एरिया में आपको एक वाइड माउथ के साथ ग्लास सिलेंडर पड़ा नजर आ रहा है, उसमें फिर आप लोग एक प्लांट को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग उसको वैक्स के थ्रू बिल्कुल सील कर देंगे ताकि साइड से पानी जो है इधर उधर से कहीं से भी लॉस ना हो। A capillary tube is inserted into the horizontal glass bar attached to a reservoir।
तो नीचे अब आप लोगों को एक न्यू ट्यूब नजर आ रही है, कैपिलरी ट्यूब, उसको आप पानी के अंदर डिप कर देंगे। अ वाइड माउथेड ग्लास सिलेंडर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द फ्रंट एंड ऑफ द ऑपरेटर्स by marking regular gradations on the tube it is possible to measure the water uptake। तो यहाँ बकायदा स्केल बना होता है। ये जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एरिया इसका नजर आ रहा है और वहां पर ये एयर बबल आपको दिखाई दे रहा है। ये एयर बबल मूव करेगा जैसे जैसे ऊपर से प्लांट्स की सरफेस से पानी ट्रांसपायर करके लॉस होगा, तो यहाँ से ये बबल मूव करता जाएगा। तो हम देखेंगे कि कितनी देर में इस बबल ने मूव किया, कितना डिस्टेंस। तो फिर हम डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, वहां पर इसको प्लेस करेंगे। जैसे हम इसको अंडर फैन प्लेस कर सकते हैं लैब के अंदर, देन शेडो में प्लेस कर सकते हैं, देन सनलाइट में प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज में हम लोग इफेक्ट चेक करेंगे, विंड का इफेक्ट क्या है, लाइट का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। सो इट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इस तरह से हमें डिफरेंट एरियाज में जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो आसानी से पता चल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर्स है आइडेंटिफिकेशन में आपको रख के दिया जा सकता है। और जैसे ये मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बता दी हैं, इनमें से अगर आप लोग एक भी लिख लेते हैं तो काफी है, लेकिन कोशिश करें कि एक से ज्यादा तकरीबन कोई 2 लिख दें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो कि पार्ट 1 के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। वो है जी स्फेग्मो मैनोमीटर, यानी कि जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला ऑपरेटर्स। अब ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, एक आप लोगों ने वो मरकरी वाला, पारे वाला देखा होता है, लेकिन जो लैब्स में मोस्टली पड़ा होता है वो इस तरह का आपको मिलेगा, जिसके साथ आप लोगों को अगेन एक जो है वो स्केल जो है वो मतलब मीटर दिखाई देगा, जिसके ऊपर इसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। सो अ स्फेग्मो मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ एन इनफ्लेबल कफ मेजरिंग यूनिट। द मर्करी मैनोमीटर, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको वो वाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी हो सकता है। और एनोरॉइड गेज, तो इसमें आपको गेज नजर आ रहा है साथ, यानी कि ये मीटर दिखाई दे रहा है। एंड अ मैकेनिज्म फॉर इन्फ्लेशन विच मे बी मैनुअली जो है वो ऑपरेटेड बल्ब एंड वॉल्व और अ पंप ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली। तो ये डिजिटल भी हो सकते हैं और इस तरह से मैनुअल भी हो सकते हैं। तो मोस्टली हमारी लैब्स के अंदर ये मैनुअल पड़ा होता है, और फिर आप वैल्यू इसमें जो है वो याद रख लें। मे भी हो सकता है कि अगर इन केस ये आप लोगों को प्रोसीजर वाले प्रैक्टिकल में आ गया, तो फिर वहां पर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, वो पूछी जा सकती है। तो आपने पढ़ी होती है जी 120 mm ऑफ मर्करी, और इसी तरह से 75 टू 85 mm ऑफ मर्करी। तो डायस्टोलिक आपको 75 टू 85 का मतलब उसका दरमियान का फिगर भी आप याद रख सकते हैं 80, और सिस्टोलिक में आप 120 याद रख सकते हैं। तो ये सिंपल सा ऑपरेटर है जी, देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज पड़ी हुई है। नेक्स्ट वन हम चलते रही, अब पार्ट 2 के हवाले से कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। जैसे इसके सॉइल टेक्सचर से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है, तो उसमें एक ऑपरेटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है जी सॉइल हाइड्रोमीटर, जिसका आपको अब व्यू दिखाई दे रहा है, साथ इसकी लेबलिंग भी आपको नजर आ रही है जी। कंट्रोल सिलेंडर, इसमें हम सिलेंडर को आइडेंटिफिकेशन में नहीं रखेंगे, लेकिन मोस्टली जब हम इसका यूज करते हैं तो सिलेंडर के अंदर ही हम लोगों ने वो सॉइल का मटेरियल लिया होता है। सॉइल को हम लोग पानी के अंदर मिक्स करके, तो उसकी खास वैल्यू, उसको खास ग्राम, जैसे कि नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है कि सोकिंग सॉइल स्पेसिमन, तो हम उसको सोक करेंगे पहले, फिर उसके बाद आप इसको इसमें पानी में डालकर तो फिर हाइड्रोमीटर की मदद से उसमें चेक क्या करेंगे। अब ये फीचर्स में आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि हाइड्रोमीटर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि सॉइल के अंदर जो सैंड है वो कितने परसेंट है, क्ले कितने परसेंट है, सिल्ट कितने परसेंट है। तो डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू हम लोग उसको मालूम कर सकते हैं। So a fine grained soil passing 75 micrometer sieve. So the hydrometer measures the specific gravity of the soil suspension at the center of its bulb. The specific gravity depends upon the mass of solid mass present, which in turn depends upon the particle size. तो ये सारा आप लोगों को जी नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जो मेन चीज याद रखने वाली है, ये जो मेन चीज आइडेंटिफाई करनी है आप लोगों को, वो हाइड्रोमीटर है। तो हो सकता है कि सिलेंडर के अंदर पड़ के ये रख के आपको दिया हो, या सिलेंडर के बाहर अकेला भी ये आपको रख के दिया जा सकता है। तो एनीवेज इसको आप देख लें कि नीचे एक बल्ब होता है और ऊपर एक मीटर सा बना होता है, जैसे थर्मामीटर की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके नीचे जो बल्ब साइज है वो काफी जरा बड़ा होगा। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्या है, ये है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट वन चलते हैं, हमारे पास है हीलियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक चैम्बर, जो प्लांट मूवमेंट्स हैं उसमें ये यूज होता है। देखें एक बॉक्स सा होता है, ये लकड़ी का हो सकता है और इसको चारों तरफ से कवर किया होता है, यानी एक तरफ से बकायदा तौर पर आप लोगों को ग्लास दिखाई देगा, और फिर सिंगल ग्लास नहीं होगा, समटाइम ये डबल ग्लास होता है, ताकि लाइट बिल्कुल भी अंदर ना जा सके। वो ग्लास इसलिए लगा होता है कि आप लोग उसको देख सकें कि अंदर पौधा जो आप रखेंगे वो इस टाइम किस तरह से ग्रोथ कर रहा है।
लेकिन वैसे ये चारों तरफ से बंद होगा और इसमें किसी भी तरफ से लाइट सोर्स अंदर नहीं जाएगा सवाए एक साइड से। ये छोटी सी जैसे आपको साइड पर एक जो है उसने पाइप सा बनाकर दिखाया हुआ है या ओपनिंग सी दिखाई हुई है, तो इस ओपन एरिया से लाइट अंदर जाएगी, यानी कि लाइट के अंदर जाने का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक साइड से है। तो फिर इसमें जब आप लोग पौधा रखेंगे, जैसे अब आपको दूसरा व्यू नजर आ रहा है, तो उस पौधे की जो स्टेम होगा या उसकी जो स्टेम की टिप्स होंगी वो बेंड करना शुरू कर देंगी टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे अब आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो स्टेम है वो शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जबकि जब आप लोग इसकी रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे निकाल कर इस पौधे को, तो उसकी रूट्स जो होंगी वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रही होंगी और वो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट मूव कर रही होंगी। तो इस तरह से जी आप इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स के अंदर अब क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1, एन ऑपरेटर्स कॉमनली यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फोटोट्रोपिज्म, जिसको आप लोग हीलियोट्रोपिज्म भी कहते हैं, इसी वजह से इसके दो नाम है जी, फोटोट्रोपिक चैम्बर एज वेल एज हीलियोट्रोपिक चैम्बर। Then the stem of seedlings kept in heliotropic chamber bent towards a source of light, while the seedlings kept upon in a pot under sunlight grows straight. तो ये थी जी मैं आपको जो बात सारी पहले भी बता चुका। नंबर नेक्स्ट पर चलते नहीं, हमारे पास है जी क्लाइनोस्टैट। अब ये भी प्लांट मूवमेंट्स के अंदर यूज होगा। इसका व्यू अब आपको नजर आ रहा है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, तो आप लोग इसको यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ जियोट्रोपिज्म, उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए। जैसे अगर आपने देखें अब पौधे को इस तरह से प्लेस किया कि उसका स्टेम जो है वो अब आप लोगों को बेंड होता नजर आ रहा है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी का एक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है और ये उससे अवे मूव कर रहा होता है स्टेम। तो इस तरह स्टेम इस दफा शो कर रहा होता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जबकि आप इसकी रूट्स को जब निकाल कर देखेंगे तो वो आपको नजर आएंगी दैट विल बी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। बाकी फीचर्स मैं अब आपको बता देता हूँ क्लाइनोस्टैट के। नंबर 1, क्लाइनोस्टैट इज यूज्ड फॉर द स्टडीज रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ जियोट्रोपिज्म ऑन प्लांट ग्रोथ। नंबर 2, a single axis or horizontal clinostat consists of a disc attached to a motor। तो ये बकायदा इलेक्ट्रिक होता है, इसके साथ मोटर होती है लगी हुई, तो वो इसको चलाती है, यानी ये इसको रोटेट करती है अराउंड एक्सेस। तो ये जो पॉट नजर आ रहा है आपको फिक्स, ये फिर घूमता रहेगा, तो आप लोग इससे जियोट्रोपिज्म का जो इफेक्ट है वो भी चेक करेंगे। सो इन एक्सपेरिमेंटेशन इट इज यूज्ड टू कैंसल द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आप इसको घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मुसलसल जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो इस पे नहीं होगा, तो उसका कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। इस तरह रूट्स जो होंगी वो स्ट्रेट रहेंगी, वो फिर बेंड नहीं करेंगी, और स्टेम भी हो सकता है फिर स्ट्रेट रहे। लेकिन अगर आप लोग इसको एक जगह पर रख देंगे और इसको रोटेट नहीं करेंगे तो फिर इसका स्टेम भी बेंड करेगा, फिर इसकी रूट्स भी बेंड करेंगी। सो इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बाय नॉर्मलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वेक्टर्स ऑन अ प्लांट बाय कांस्टेंट रोटेशन, जैसे मैंने बता दिया मुसलसल इसको अगर आप रोटेट करते रहते हैं अराउंड एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से फिर उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें, ये भी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको रख के दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन चलते हैं जी, अब हमारे पास अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर काइमोग्राफ, यानी इसको हम मसल ट्विच के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक होता है, इसमें भी आपको बकायदा तौर पर एक मोटर लगी नजर आती है। तो ये ऑपरेटर्स आप लोगों की लैब में हो सकता है ना हो, क्योंकि बहुत कम होता है कि ये लैब्स में मौजूद हो, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं, जो अच्छी लैब्स हैं, डेफिनेटली वो अपने बच्चों को ये सारा कुछ दिखाते भी हैं, प्रोवाइड भी करते हैं। तो एनीवेज अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आपको मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ, इसकी डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से इसको देख लें। बाकी इसके फीचर्स मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। क्या काइमोग्राफ इज एन analog device that draws a graphical representation of spatial positions over time in which the spatial axis represents times। इसी तरह से its primary use is to measure the phenomena such as changes in the muscular contraction or a twitch contraction। ये जो ट्विच का वर्ड है ये क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस ऑफ द वॉलेंट्री मसल। तो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं वॉलेंट्री, लेकिन अगर वो इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन करेंगे तो इसी को फिर हम लोग मसल ट्विच का नाम देंगे। तो आगे उसकी ब्रैकेट में भी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्टिमुलेशन काजेस द मसल्स टू कंट्रैक्ट, कि इनवॉलेंटरली यानी वो खुद ब खुद कंट्रैक्शन शो करना शुरू कर दें जब आप उसको स्टिमुलेशन किसी भी किस्म की प्रोवाइड करें। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट उसको हल्की सी पास की जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर आप लोगों को कंट्रैक्शन नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसको एक मैनुअली सिंपली जो है वो किसी वायर से भी चेक किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक वायर से, लेकिन वो प्रॉपर मेथड नहीं होता। तो इसलिए प्रॉपरली अगर हम यूज करेंगे ऑपरेटर्स तो वो कौन सा जी, वो काइमोग्राफ का ऑपरेटर्स है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स है जी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से मैं अब आपको दिखा रहा हूँ क्वाड्रेट। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक स्क्वायर सा हो सकता है जो कि लकड़ी का भी बना हो सकता है, जो कि किसी और मटेरियल का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। तो एनीवेज इसकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो नॉर्मली यूज होता है वो स्क्वायर शेप का होता है।
आजकल जो है वो सर्कुलर भी यूज हो रहे हैं, रेक्टेंगुलर भी यूज हो रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा तौर पर कॉमनली लैब में पड़ा होता है वो यूं एक स्क्वायर शेप का आप लोगों को क्वाड्रेट मिलेगा, जिसका इंटरनल एरिया सारा हॉलो होगा, और उसी को फिर आप लोग यूज करेंगे उस एरिया को फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीशीज, उनका आप लोग जो है वो रेंज लेने के लिए। तो एनीवेज मैं इसको पढ़ देता हूँ अब। क्वाड्रेट इज अ फ्रेम ट्रेडिशनली स्क्वायर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज्यादा तौर पर ये स्क्वायर शेप का होता है, यूज्ड इन इकोलॉजी, जियोग्राफी एंड बायोलॉजी टू आइसोलेट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया फॉर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइटम ओवर अ लार्ज एरिया। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए खास एरिया की हम इसको यूज करते हैं। सो द क्वाड्रेट इज सुटेबल फॉर सैम्पलिंग प्लांट्स, तो प्लांट सैम्पलिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। स्लो मूविंग एनिमल्स को भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, अगर आप जोलॉजी के हवाले से बात करें या बायोलॉजी के हवाले से बात करें। एंड सम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, अ क्वाड्रेट यूज्ड टू मेजर द परसेंटेज कवर ऑफ सर्टेन स्पीशीज। तो जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि एक खास एरिया के अंदर कितना ए जो है वो किसी स्पीशीज ने कवर किया एक एरिया को, तो इस तरह से हम लोग डोमिनेंट स्पीशीज भी मालूम कर लेते हैं इसकी मदद से कि इस एरिया की डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी हैं। तो ये सैम्पलिंग के लिए यूज होता है इन इकोलॉजी, इन बॉटनी, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स स्पेशली, जो है जैसे आपको दिखाई दे रहा था कि स्लो मूविंग एनिमल्स को भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं, उसके एरिया को भी देख सकते हैं। तो ये थी कि सारी डिस्कशन रिलेटेड टू ऑपरेटर्स। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आप लोग एक इसको दोबारा से रिवाइज करके या रिपीट करके देख लीजिएगा, सारे ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से आप लोग ज़हन नशीन कर लें, इनमें से कोई भी एजुकेशन में आपको दिया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको आपके प्रैक्टिकल्स में कामयाब करे। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, और फेसबुक का भी आप लोग लिंक फॉलो कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।